गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 अगस्त और आज का दिन जो है जन्माष्टमी है। तो इसलिए आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये भी हम आप लोगों को एक शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि मे लॉर्ड कृष्णा इनहेंस योर लाइफ विद ऑल हिज ब्लेसिंग्स। तो आप लोगों को सफल करें, आप लोग जो है जल्दी अपने मुकाम पर पहुँचें, ये हमारी जो है प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से। तो आज चलिए सबसे पहले हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। चूँकि आज का करंट अफेयर्स जो है थोड़ा लंबा है, अगर समय बचा तब हम लोग जो है यूपीपीसीएस स्पेशल जो है या कहेंगे यूपी स्पेशल वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज करंट अफेयर्स देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का पहला जो करंट अफेयर्स है ये है तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी पर जो है तिरंगा लहराया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो तिरंगा लहराया गया है वो बिहार के सारण जिले के पर्वतारोही उदय कुमार हैं, जो कि बैसाखी के दम पर जो है यह कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अर्थात उदय कुमार जो है बैसाखी के सहारे इस तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी पर जो है चढ़ाई की है। और तंजानिया की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है किलिमंजारो। यहाँ पर हमें ये भी बता दें किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंची, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंची चोटी है। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी 7 महाद्वीप हैं सबके अलग अलग डीपेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। तो उसी तरह जो है अफ्रीका की सबसे, जैसे अगर एशिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है एशिया कॉन्टिनेंट का वो है एवरेस्ट, तो उसी प्रकार जो है अफ्रीका का ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे अफ्रीका का। और ये तंजानिया में पड़ता है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। चूँकि बिहार के से संबंधित उदय कुमार हैं तो ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि किलिमंजारो पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 19,341 फीट है। और इस चोटी पर जो है के तहत K2K एक ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में भारतीय टीम ने एक गठन किया है K2K, अर्थात कंचनजंगा से किलिमंजारो पर्वत। और उसी की परिणति है कि उदय कुमार जो है 15 अगस्त को यहाँ पर झंडा उत्तोलन किए। उदय कुमार के साथ साथ जो है जय किशन जो कि ग्रुप कैप्टन हैं, उसके बाद सूबेदार मेजर महेंद्र यादव, डॉक्टर श्रुति पावेल, सुलोचना तमांग भी शामिल थी इनके साथ जो है। तो आप लोग ये करंट अफेयर्स कहीं लिख लेंगे या याद रहे तो सबसे अच्छी बात कि उदय कुमार किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कहाँ पर ये चढ़ाई किए हैं। अगला जो है करंट अफेयर्स है ये चर्चा में है कि बर्फ पिघलने से ओम पर्वत जो है ये गायब हो रहा है या गायब हो गया है ओम पर्वत। चूँकि ये जो है चर्चा में आ गया है तो इसलिए आपको जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछ लिया जाएगा कि ओम पर्वत जो है कहाँ है या किसका भाग है। तो एक तो याद रखना कि ओम पर्वत जो है ये हिमालय का भाग है एक चीज। और ये है कहाँ, तो ये जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में
पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ओम पर्वत पड़ता है। ओम पर्वत आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 24 अगस्त 2024 को ओम पर्वत की ये स्थिति है, और जबकि जून 2023 में ओम पर्वत इस तरह से दिखता था। और इसके बारे में जो है उर्मिला सनवाल गुंजयाल ने 16 अगस्त 2024 को ओम पर्वत के दर्शन के लिए जो गई थी, और उन्होंने ये तस्वीर भी साझा की है। आपको ये यहाँ पर ये भी बता दें कि जब कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के क्रम में जो है ओम पर्वत पड़ता है। तो आपको ये याद जरूर रखना है। ये चूँकि चर्चा में आ गया है तो पूछा जा सकता है, वो भी ज्योग्राफी के अंतर्गत। अगला करंट अफेयर्स है आज का कि लद्दाख में जो है एरो फेस्टिवल हो रहा है, और एरो फेस्टिवल में 14,400 फीट पर पैराग्लाइडिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग कहाँ पर हाल ही में हुई है, तो लद्दाख में हुई है। ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये करंट अफेयर्स में आपको रखना है याद। और दूसरा ये भी कि भारत में हाल ही में जो है, या कहें भारत में अगस्त माह में कहाँ पर एरो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो लद्दाख में जो है एरो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये दो तथ्य जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इसमें जो है 3 देश भाग लिया है, और 3 देश के पैराग्लाइडर ने सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग की है। और इन 3 देशों में आप देखेंगे कि एक तो भारत है, भारत के साथ साथ जो है इसमें जो नेपाल ने सहयोग दिया है, या नेपाल ने जो है ये किया है, और उसके बाद जो है वियतनाम ने। तो वियतनाम नहीं, थाईलैंड, नेपाल, भारत और थाईलैंड, इन 3 देशों के पैराग्लाइडर ने ये इसमें भाग लिया है। इन सब महत्वपूर्ण तथ्य को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार है कि इतने ऊंचे पर पैराग्लाइडिंग की गई है। अगला जो करंट अफेयर्स है, और ये चर्चा में बहुत है, ये शब्द लेटरल एंट्री व्यवस्था। तो ये जो है पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, खास करके बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेटरल एंट्री व्यवस्था, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि लेटरल एंट्री व्यवस्था जो है निम्नलिखित में प्रदर्शित करता है। तो आपको ये जानकारी जब होगी कि लेटरल एंट्री व्यवस्था है क्या, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो लेटरल एंट्री व्यवस्था का अर्थ है सीधी भर्ती, अर्थात वह भर्ती जो सरकारी उच्च पदों पर होता है वो यूपीएससी बीपीएससी के माध्यम से होता है। यहाँ पर केंद्र की बात हो रही थी तो हम केंद्र का एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं कि यूपीएससी से जो है यूपीएससी के माध्यम से जो है भर्ती होता है एज ए डीएम, आईएएस और उसके आईपीएस, फिर वो जो प्रमोशन होते होते सचिव बनता है। लेकिन लिटरल एंट्री व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई है कि कोई अगर जो यूपीएससी नहीं भी पास है, लेकिन उसके पास हुनर है, उसके पास जो है जानकारी है, वो प्राइवेट सेक्टर या निजी सेक्टर में काम कर चुका है, तो उसको डायरेक्ट जो है लिया जा सकता है। ये लेटरल व्यवस्था है। तो सीधी भर्ती यानी किसी तरह की परीक्षा के बिना, यहाँ आपको थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखा देते हैं, किसी तरह की
परीक्षा के बिना विशेषज्ञों की नियुक्ति करना जो है इसके अंतर्गत जो है आता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बिना उच्च पदों पर विशेष नियुक्ति इसका मकसद सरकारी सेवाओं में विशेष ज्ञान और कौशल वाले लोगों को लाना है। भारत के लिए लिटरल व्यवस्था एक नई विचारधारा है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो है विश्व के अन्य देशों में होती है, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, इन सब देशों में जो है लिटरल व्यवस्था अभी भी वर्तमान में कार्यरत है। दैट मीन्स कि ब्रिटेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लिटरल व्यवस्था जो है एक संस्थागत रूप ले चुका है। अब वहाँ पर जो है इस तरह की कोई कठिनाई नहीं हो रही है कि लिटरल व्यवस्था क्यों लिया जा रहा है। जैसे भारत में अभी जो है विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि लिटरल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जबकि लिटरल व्यवस्था के बारे में जब संघ सरकार दैट मीन्स कांग्रेस की सरकार थी, उसने 2005 में जो है एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और उस प्रशासनिक आयोग ने लिटरल व्यवस्था के विचार को जो है ये दिया था कि लिटरल व्यवस्था भारत में लाया जाए। और इसी की परिणति थी कि 2018 में जो है जब भाजपा की सरकार आई तो उसने भी जो है लिटरल व्यवस्था को एक स्कीम के तहत लागू कर दिया था। ये प्रशासनिक जो दूसरी प्रशासनिक आयोग है उसने ये रिकमेंड किया था और 2018 में लिटरल एंट्री व्यवस्था जो है लागू की गई और लिटरल एंट्री स्कीम औपचारिक तौर पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में लागू किया गया। इसके तहत पहली बार संयुक्त सचिव और डायरेक्टर पदों के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के पेशावरों के लिए जो है आवेदन लिया गया था। तो ये मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको भी जो पेशेवर है, जिसको जानकारी है, उसको इसके तहत लिया जा रहा था, लेकिन इस पर अभी जो है एक बहस का मुद्दा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लिटरल एंट्री व्यवस्था है क्या, ये जो है बीपीएससी या यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है या अगला करंट अफेयर्स है, ये है बैडमिंटन से संबंधित। अंडर 15 बैडमिंटन जो है ये एशियाई चैंपियनशिप में बनी हुई हैं। कौन? तो तन्वी पात्री। ये है तन्वी पात्री जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं और चीन के चेंगदू में जो है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें जो है तन्वी पात्री ने वियतनाम के थी थू हुएन को जो है हराकर एशियाई चैंपियन बन चुकी हैं अंडर 15 की। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये इसलिए भी ज़्यादा ये फेमस हैं क्योंकि ये इस टूर्नामेंट में, इस एशियाई चैंपियन में जो है एक भी मैच नहीं हारी, एक भी बैडमिंटन का मैच जो है ये नहीं हारी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये आगे चल के जो है साइना नेहवाल हों या अन्य जितने बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनसे जो है उन्नत करेगी, इसलिए भी ये चर्चा में है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। ये तीनों जो है अभी चर्चा में है, तीनों टर्म, इसलिए ये इस तरह के प्रश्न जो है आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी इन एग्जामों में जो है पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ बीएसएससी, एसएससी, इन सब एग्जामों में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो हम जो है सारा एक तरफ से आपको लेके चलते हैं। पहले यूपीएस का फुल फॉर्म बता देते हैं। यूपीएस जिसको कि हम कल भी बता चुके हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड
पेंशन स्कीम, यूपीएस, उसके बाद एनपीएस, एनपीएस दैट मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बाद ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम। ये तीनों जो है फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये आपको एसएससी में पूछा जा सकता है। अब जो है हम लोग एक एक कर जानते हैं कि यूपीएस क्या होता है, एनपीएस क्या होता है और ओपीएस क्या होता है, और अंतर जो है जानेंगे। अभी आपको जैसा कि कल भी बता चुके हैं कि यूपीएस जो है ये लागू किया है केंद्र सरकार द्वारा। तो यूपीएस के तहत एक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है, जबकि एनपीएस के तहत जो है इसमें इस एनपीएस की शुरुआत रिटायरमेंट प्लान के तौर पर जो है 2004 में शुरू हुआ था, और ये जो है यूपीएस ये 2024 में शुरू हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 में, लेकिन ये लागू कब से होगा, ये 2025 से लागू होगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे एनपीएस के फीचर के बारे में कि एनपीएस की शुरुआत रिटायरमेंट प्लान के तौर पर जनवरी 2004 में जो है इसको शुरू हुआ था। शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 2009 में इसे सभी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था। तो एनपीएस में 2 तरह के खाते जो है खोलने की सुविधा थी। पहला मुख्य खाता टियर 1 कहा जाता था। यह कर्मचारियों और सरकार का योगदान इस खाते में जो है होता था, मतलब कर्मचारी और सरकार दोनों इसमें जमा करते थे। ज़्यादा बचत और अपनी सुविधा अनुसार निकासी के लिए कर्मचारियों का दूसरा या टियर 2 खाता खोल सकता था। कोई अगर टियर 1 से संतुष्ट नहीं तो टियर 2 खाता भी खोल सकता था। वहीं पर एनपीएस के फीचर की बात करें तो इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को कुल फंड का 60% एक मुश्त मिलता था, बाकी 40% रकम एन्युटी प्लान खरीदना होता था। इससे हर माह पेंशन मिलता था। और एनपीएस या मिलता है वर्तमान में कहें, एनपीएस पेंशन के तौर पर एक तय रकम का वादा नहीं किया जाता था। तो ये मुख्य इम्पोर्टेंट तथ्य है। जबकि यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में जो है एक तयशुदा रकम मिलेगा। दैट मीन्स केंद्र सरकार हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 माह के औसत वेतन का और महंगाई भत्ते का आधा यानी 50% पेंशन जो है देगी। उसके जो रिटायरमेंट के औसत मान लीजिए कि उसका 50,000 आ रहा है तो 25,000 जो है उसका देगी पर मंथ। और उसके बाद जैसे महंगाई भत्ता होगा, ये सब का भी 50% जो है दिया जाएगा, महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। जबकि इस तरह की चीज़ें एनपीएस में नहीं थी। वहीं जब ओपीएस की बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं योगदान देना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई योगदान नहीं देना पड़ रहा था। यहाँ पर भी यूपीएस में भी जो है योगदान देना पड़ रहा है। योगदान कितना देना पड़ रहा है इसके अंतर्गत? इस स्कीम के तहत कर्मचारी को बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान जो है ये देना पड़ रहा है। जबकि ओपीएस में दैट मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम में ये योगदान नहीं देना पड़ता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि इसमें कर्मचारी आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। अर्थात इसको ऐसे समझिए, यहाँ यूपीएस और इसमें अंतर, यहाँ 50% क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई रिटायरमेंट जो है अगस्त 2024 में कर रहा है, रिटायर्ड कोई कर्मचारी, और उस मंथ जो है उसको 1 लाख रुपये मिला है उस मंथ, तो 1 लाख का जो है 1 लाख का उसको 50% अर्थात 50,000 रुपये मिलेगा।
ये था प्रावधान ओपीएस में। जबकि यूपीएस में क्या है कि जो अगर जो अगस्त में ये जो है अगस्त 2024 में ये रिटायर करेंगे तो अगस्त 2023 से 2024 के बीच जो है औसत जो टोटल है उसका 50%। मान लीजिए कि जो है सबको टोटल जो है इसका औसत जो है 12 महीने का औसत मान लीजिए 1,20,000 आया, या हो सकता है कि औसत जो है कम भी आ जाए 80,000 भी, तो 1,20,000 तो 60,000 रुपया मिलेगा। वहीं अगर कम आ गया 80,000 आ गया तो 40 औसत, तो 1 साल का औसत 12 महीने का औसत की बात कह रही है यूपीएस में। जबकि ओपीएस में जो बस आप लास्ट मंथ जब रिटायर कर रहे हैं उस मंथ जितना पैसा मिला है उसका आधा, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया। और एनपीएस थोड़ा अलग डिफरेंट है। अब इसी में आगे आपको बता दें और कुछ अंतर कि जो इसमें है एनपीएस में वर्तमान वाले में इसमें जो है सरकार 18.5% योगदान देगी, जबकि एनपीएस में जो है सरकार 14% योगदान करती है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि इसमें 10% योगदान कर्मचारी कर रहा है, और अब जो एनपीएस है इसमें अभी वर्तमान में 10% कर्मचारी कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने अपना योगदान बढ़ा दिया है। और उसके बाद आते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसमें कोई योगदान नहीं होता था। अब आते हैं महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती थी, और यहाँ पे ही महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होगी एनपीएस में। अभी जो स्कीम वर्तमान में लाया गया है स्कीम यूपीएस, उसमें जो है बढ़ोतरी होगी, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। वहीं जो है कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ रहता था, यहाँ पर भी जो है पेंशन का फैमिली को मिलेगा, लेकिन न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त यूपीएस फीचर भी इसमें शामिल किया गया। तो ये जो है मुख्य अंतर था। आप एसएससी का कर रहे हैं तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है, और जो है ओवरऑल सारा कुछ। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है कि एकीकृत पेंशन योजना जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा 2025 से, उसको जो है मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, एकीकृत पेंशन योजना को जो है इसको मंजूरी दी है, और ये महाराष्ट्र है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स आज का करंट अफेयर्स जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यूपीपीसीएस स्पेशल या यूपी स्पेशल देखेंगे तो हो सकता है जो वीडियो 40 मिनट का हो जाए, तो कल जो है हम यूपी का भी उस पर भी चर्चा कर देंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।